नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ खास शख्सियत है, गेस्ट है, नीरज सिंह है, बीजेपी से आते हैं और इनका परिचय ये है कि एक सफल बिजनेसमैन है। उन्होंने खुद की मेहनत पर संघर्ष कर उन्होंने ये बिजनेसमैन की रुतबा जो है हासिल किया है। एक छोटे से पैदल यात्रा शुरू हुई थी स्कूटर से, आज कह नहीं सकते कौन कौन सी गाड़ियां इनके पास है। एक बड़े सफल अपने दम पर, बल्कि विरासत में ये सारी चीजें नहीं मिली है, बल्कि संघर्ष से मिला है और संघर्ष से इन्होंने एक पहचान बनाया है। लेकिन ये पिछले कई सालों से अब पॉलिटिक्स में एक तरीके से एक्टिव है और खासकर जब हम जमशेदपुर की बात करें तो पश्चिमी जमशेदपुर में इनकी एक्टिविटी 2 सालों से काफी एक तरीके से वो टैंकर, पानी टैंकर से घर घर पहुंचाना हो, या आप देख रहे हैं कि आयुष्मान चलित कार्यालय चलाना, ये तमाम तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि आने वाले चुनाव में अपने आप को दावेदार के रूप में पेश करते हैं। जब आदमी राजनीति में आता है तो सवालों से भी गुजरना होता है और सवाल पूछे भी जाते हैं, तो इन तमाम चीज पूछे जाएंगे। तो हम आज आपको नीरज सिंह के से रूबरू कराएंगे और सवाल टटोलने की कोशिश करेंगे कि एक सफल व्यक्ति जो बिजनेस में इतना सफल है, सब कुछ उसे प्राप्त है, फिर राजनीति में आने की जरूरत क्यों? इन तमाम सारे सवाल हम पूछेंगे। नीरज जी, मेरा सवाल पहले हम आपको जानना चाहेंगे, इसलिए कि हम लोग लीडर के रूप में नीरज सिंह को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आपकी कहानी क्या रही है? नीरज सिंह क्या करते हैं? इसलिए बिजनेसमैन हम जानते हैं, लेकिन ये सफर कैसे शुरुआत हुआ, कैसे, मतलब आपको पहले जानेंगे हम। हमारे दादाजी और हमारे यहाँ काफ़ी खेती बाड़ी का प्रचलन है। मूलतः में बिहार से ही हम लोग का बिहार में ही घर है, भभुआ जिले में। तो काफ़ी खेती बाड़ी का माहौल है और किसान फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड किसान का ही, लेकिन फादर हमारे सर्विस में आ गए थे, तो फादर की वहाँ पोस्टिंग हुई चाईबासा में, तो चाईबासा में ही हम लोग एस्टेब्लिश हो गए। एस्टेब्लिश इन द सेंस कि फादर जब सर्विस कर रहे थे, मेरे को मन में हुआ कि हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए और मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया। कपड़े की एक दुकान किया, एक वहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, उसमें एक दुकान ली रेंट पे, और लगभग 4 सालों तक मैं बड़ा संघर्ष करके कपड़े की दुकान को चलाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिर से एक तरह से बोले कि दुकान सही ढंग से चल नहीं पाया, और एक समय ऐसा भी आया कि हम दुकान का रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। तो दुकान के जो मालिक थे उन्होंने बुलाया मुझे और बड़ा सहज तरीके से बोला कि नीरज जी, बहुत दिनों से रेंट बाकी है, अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप ये दुकान को खाली कर दें। और शायद उनकी ये बात कहना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मतलब इमोशनली हर्ट हुआ और उसको मैंने दिल पे लिया और उस दिन से ही मैं निकल पड़ा। और मैं फिर अपने वहीं से हमारा संघर्ष का जीवन स्टार्ट होता है और मैंने बहुत ही अपने लाइफ में संघर्ष किया। फिर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, दिन भर घर से बाहर रह के काम करवाना। और आप सोचिए कि, लेकिन मेरे को एक लाइफ में मैंने अपने हमेशा एक ड्रीम देखना, जो मेरा रख दीजिए रहता है कि मैं ड्रीम हमेशा एक बड़ी ख्वाब देखना चाहता हूँ, और मैं ख्वाब हमेशा देखता था और अभी भी देखता हूँ। तो मेरे पास में उस टाइम में एक लूना हुआ करता था, उसमें भी तेल भरने की पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि एक ना एक दिन मैं सफारी गाड़ी लूंगा। उस समय सोचते थे जब कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि जब हम टारगेट सेट नहीं करते हैं तब तक हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो मैंने टारगेट सेट किया कि लाइफ में कुछ करना है। ये लूना तो आज तेल भरने का पैसा नहीं, लेकिन ये भी सोचना है कि हमें सफारी गाड़ी भी लेनी है। तो उस डायरेक्शन में मैंने काम करना शुरू कर दिया। बदलाव क्या क्या आया? 2004 में जब मैं 2000 में मैं शिफ्ट किया चाईबासा से जमशेदपुर, और फिर 2004 में हमारे यहाँ एक हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे, आदरणीय श्री मृगेंद्र बाबू, उनके पास हम लोग आना जाना शुरू किए। बड़ा ही मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा शख्सियत वो थे कि मतलब जिनके पास जितना देर बैठ जाइए लगता था कि कम है। उनकी बातों से इतनी हम लोग को शक्ति मिलती थी, इतना प्रेरणा मिलती थी। तो उनके संपर्क में हम लोग आए और वहां से हमने काम करना शुरू किया राजनीतिक दिशा में। वो हम लोग को सिखाते थे ऐसे करना है वैसे करना है। तो उनके साथ हम लोगों ने 3-4 साल काम किया और बड़ा ही अच्छा दौर रहा। और
वहाँ से धीरे धीरे हमारी रुचि पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती गई। और फिर बाद में मुझे राजनीतिक में कुछ कुछ टाइम टू टाइम जो भारतीय जनता पार्टी में जो जो दायित्व मिलता है वो मिलते गए और हम उसको निर्वहन करते गए। अब राजनीति की आपने बात किया तो आप क्या लेंगे? मैं तो शुगर लूँ। मैं शुगर फ्री लूँ। मेरा ये कहना था कि जब राजनीति, जब इतना कुछ आपको बिजनेस से आपने मिला, जो आपने विश्वास भी हो सकता है, उस समय आदमी जब संघर्ष करता है तो उस समय तो सिर्फ ये होता है कि बेसिक मेरी जरूरतें पूरा हो जाए, एक गाड़ी रहे, एक घर हो अपना। लेकिन जब भगवान ने इतना कुछ आपके मेहनत से दिया, फिर बिजनेस जो राजनीति की तरफ क्यों आना चाहते हैं? नहीं, लोग इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस में या राजनीति में जाएंगे तो पता नहीं मेरा बिजनेस, फिर आपको राजनीति में आने की क्यों? देखिए, नो डाउट भगवान ने बहुत कुछ दिया, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था आज बहुत कुछ है। एटलीस्ट किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केवल मैं खुश हूँ और हमारे आजू बाजू के लोग खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जीवन व्यर्थ है। जब भगवान ने आपको सक्षम बनाया है कि आप किसी के लिए काम आ सकते हैं, किसी के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक व्यक्ति की, कि जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। तो ये मेरे में शुरू से ही रहा है कि मैं बहुत ही लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों की समस्याओं को जानना चाहता हूँ और हद तक उसको निदान करने का भी मैं कोशिश करता हूँ। तो उसी के तहत मैं अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी हमारी कार्यक्रम चल रही है मानगो में। और यूँ कहें तो पूरे पश्चिम विधानसभा में मैंने एक काम करने का एक मुहिम छेड़ रखा है, लोगों के बीच जाने का। तो लोगों से काफ़ी स्नेह और प्यार भी मिल रहा है उसमें। तो पश्चिम विधानसभा ही क्यों, और इस विधानसभा को नीरज सिंह किस तरीके से देखते हैं, कितना समझते हैं? देखिए, लगभग मैं इस एरिया में 24 सालों से 25 सालों से मैं रह रहा हूँ पश्चिम विधानसभा में। मैं मानगो में रहता हूँ बेसिकली, और देखता हूँ कि इतनी समस्याएं हैं इन 25 सालों में। मानगो की समस्याएं जस की तस है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था या हो रहा है कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर पाऊँ। जैसे कि अभी तक इन 25 सालों में देखा हूँ, जो पानी की समस्या है वो आज तक सॉल्व नहीं हुई। इतनी घनी आबादी है, इतनी डेंस पॉपुलेशन है, लेकिन पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, सड़कों की समस्या और वहाँ की जो और भी व्यवस्थाएं हैं उसमें इतनी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि कमी है कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो सचमुच में बहुत ही नरकीय जीवन स्तर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ही पिंच करता है कि इन लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर आए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब सोच को लेके मैं इस पे थोड़ा काम करना शुरू किया हूँ। पश्चिमी विधानसभा के बहुत सारे एरियो में, जैसे मानगो के बहुत सारे बस्ती एरिया है, सोनारी है, कदमा के जो स्लम एरियाज है, इतनी प्रॉब्लम है कि जब कभी आप क्लोज उनसे बात करेंगे और क्लोज जाएंगे तो देखेंगे एक आदमी, एक इंसान क्या ऐसे भी जीवन व्यतीत कर सकता है कि देख के बहुत ज़्यादा व्यथा होती है मन में कि इस युग में भी कुछ ऐसे एरिया बच गए हैं जहाँ तक कि हम लोग अगर बोल सके तो उनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। इसलिए उनकी जीवन यापन या उनकी जो जीवन की दिनचर्या है वो सुधर नहीं पाई। अगर मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो क्या नीरज सिंह का क्या आइडिया है, वो क्या लोगों के लिए करेंगे, किस तरीके से, जो इस जीवन स्तर की बात आप कर रहे हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि बस्ती में पीने की पानी नहीं है, चाहे जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो आपके पास वो आइडिया क्या है, किस तरीके से आप? देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जनप्रतिनिधि बनाया जाए या मैं बनूं। मैं तो बस एक काम करने के इच्छा से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मुझे वो बन के ये करना है, लेकिन मुझे काम करने की बहुत इच्छा है। उसी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मेरी जो दिनचर्या आज के टाइम में है वो सुबह में 8:30 बजे से रात को 8 बजे तक मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ। आप किसी भी स्लम एरिया में जाएंगे, उनकी क्या परेशानी है और उस परेशानियों को कैसे हम दूर करें, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि देखिए, कोई बहुत बड़ी समस्या, इतनी बड़ी जटिल समस्या नहीं है कि इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब आप बताइए कि
वर्तमान में जो राज्य सरकार है, ये सरकार इतनी फेल है कि इतनी बड़ी योजना हमारे माननीय मोदी जी का जो केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की दिशा में एक इतनी बड़ी एक तरह से बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य कार्ड है कि जिसमें आप मुफ्त में एक रुपए से लेके 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। तो ये जो वर्तमान सरकार है यहाँ झारखंड में, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इस कार्ड को जन जन तक पहुंचाएं, लेकिन नहीं पहुंचाया उन्होंने। उसके पीछे उनकी कोशिश भी नहीं कि लोगों तक पहुंचाए। तो उसी दिशा में मैंने काम करना शुरू किया कि भाई जब इतनी बड़ी स्कीम हमारे मोदी जी का है, माननीय मोदी जी का, जिन्होंने गरीबों के लिए बनाया है कि जिसके घर में कोई तकलीफ दुख तकलीफ होता है स्वास्थ्य की दिशा में, तो उसको 1 रुपए से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो मैंने एक मुहिम छेड़ा और अपना एक कार्यालय मैंने क्रिएट किया। उस कार्यालय के तहत मैं आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू किया स्लम एरिया में। जो वंचित हैं, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, मैंने हमारे लोग गए, मैं गया, उनसे बातचीत करके उनका ये आयुष्मान कार्ड बनाना हम लोगों ने शुरू किया। सवाल पार्टी के अंदर से नीरज सिंह 2-3 साल पहले से तैयारी शुरू कर दिए हैं, प्रचार काम अपना करना शुरू कर दिए हैं, उनके नाम का टैंकर घूमने लगा, उनके नाम की गाड़ी घूमने लगी है, चलत कार्यालय आपने शुरू कर दिया है। टिकट को लेकर अगर कितने आशावादी थे, बहुत सारे दावेदार है, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो नीरज सिंह क्या करेंगे? देखिए, सवाल पूछा जाता है कि देखिए कैसा आदमी है कि पहले से ही टिकट मिला नहीं और इतना माहौल बना दिया। जी, आप सचमुच में जो आपने बहुत दुनिया देखी है, आपने बहुत सारे न्यूज़ को कवरेज किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों का न्यूज़ आपने कवरेज किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग को हमेशा ये पार्टी के द्वारा सिखाया जाता है, बताया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि आप हमेशा अपने लोगों से जुड़े रहें और निरंतर अपने क्षेत्र में काम करते रहें सेवा भावना से, ना कि आप अपने कोई पर्सनल निजी स्वार्थ की भावना से आप काम करें। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जहां भी काम कर पाते हैं, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे वो पश्चिम विधानसभा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि जनता के साथ जुड़े रहें और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम करते रहें, ताकि जनता खुश रहेगी तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो उसका बेनिफिट हमारे पार्टी को मिलना है। जहां से आप दावेदारी कर रहे हैं, जिस सीट पर आप एक्टिव हैं, पश्चिम विधानसभा, यहाँ बड़े बड़े आपके पार्टी के अंदर ही नेता हैं, चुनौतियां हैं और उस संगठन में बहुत पहले से एक्टिव है। नीरज सिंह उनके लिए बड़े नए एक तरीके से नौसिखिया, जिसको हम बोलते हैं नौसिखिया है। आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से साधेंगे, चाहे उनके बीच में आपकी क्या मतलब कंपेटेबिलिटी है? कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें संगठन हमेशा सिखाती है कि लोगों के बीच में रहना, जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को जानना और उनकी समस्याओं को समाधान करना। इस नाते हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। कहीं भी हमने दावेदारी और इसकी कहीं कोई बात नहीं की है, ना हम करते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पे मांगने से आपको हो सकता है कि आपको कुछ ना मिले, ठीक है। पार्टी सब देखती है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये पार्टी का ही निर्णय, अंतिम निर्णय होता है और पार्टी का एक प्रोसेस है। यहाँ पे कोई बोले कि मैं टिकट लेने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या आपको पार्टी ने बोली है कि आप काम करो आपको टिकट देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काम करें, जनता के साथ रहें, जनता की समस्याओं को आप उठाते रहें, उनकी समस्याओं को समाधान करते रहें। यही एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यही हमारा फर्ज है, यही हमारा कर्म है। फ्लाईओवर बन रहा है, उसको भी आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। फ्लाईओवर बन रहा है, देखिए कोई भी चीज बना देना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि मेरी जो सोच है वो डेवलपमेंट विद डिफरेंस, कि हमें कुछ करना है वो कर दिए, लेकिन उसका यूज क्या है, उसका यूजफुल है कि नहीं है। मैं एक फ्लाईओवर बना दिया तो उससे तो काम नहीं खत्म होने वाला, आपको पूरा प्लानिंग करना चाहिए था। जो वर्तमान में हमारे उसमें कमी आपको दिख रही है? एकदम बिल्कुल कमी दिख रही है। आप एक जगह से उठाए एक जगह लाकर ड्रॉप कर दिए, उससे तो नहीं होना है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या जो है कि टाटा स्टील से जो बड़ी गाड़ियां निकलती हैं उनको हमको पूरा बाईपास करना है। वो टाटा स्टील से ही हम उनको फ्लाईओवर बना के दें और सीधा वो हाईवे से उनको कनेक्ट कर दें। आप शहर के एक छोटे से पार्ट में फ्लाईओवर उठा रहे हैं और वहीं पे गिरा दे रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होना है?
इससे मानगो की जाम नहीं कोई सवाल जाम नहीं होगी। आप देखिएगा जिस दिन फ्लाईओवर बन के अगर तैयार भी हो जाता है, उम्मीद तो नहीं है कि बनकर तैयार होगा, होगा। टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया, मुख्यमंत्री लेकिन ये ने वर्तमान शिलान्यास सरकार में आप देख रहे हैं कि 3 बार माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन करने के लिए टेंट लगवाया, टेंट खुला, टेंट लगा, फिर खुला। तो जब उद्घाटन में इतनी अड़चने हैं, ये शिलान्यास में इतनी अड़चने हैं, तो वो फ्लाईओवर कब बनेगी, कैसे बनेगी, कोई नहीं जानता है। आप देखिए अभी तक काम नहीं लगा, बोलते हैं शिलान्यास हो गया, अभी तक एक मशीन भी नहीं दिखता है साइड पे। तो ये तो सरकार की सब बातें ऐसी हैं, ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, तो इनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, जनता की क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं। जहाँ पे कि इंडस्ट्री से हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता को लाभ मिलना चाहिए, जो जनता के बीच में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और डेवलपमेंट अगर आप बोलें तो जैसे जो स्लम एरिया है, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ टाटा स्टील को कि जो स्लम एरिया है जहाँ पे कि 500 घरों का एक बस्ती है और वो एरिया लगभग 800 स्क्वायर मीटर में बसा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप उस एरिया को कैसे डेवलप करेंगे, उनके घरों में पानी पहुंचा के, उनके रोड बना के, उनके नाली को बना के, मच्छर से बचाव के लिए दवाई छिड़काव करा के आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं? नहीं, मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उस 800 स्क्वायर मीटर में 10 ऐसे अपार्टमेंट्स बने जिसमें कि इन 500 घरों को हम समाहित कर सकें। इन 500 घरों के लोग अच्छे घर में रह सके। 2-2 रूम का ही फ्लैट बना के दीजिए और या 3 रूम का बना के दीजिए। वो एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट को या टाटा स्टील को कि वो दोनों लोग जो वहाँ के रेसिडेंट हैं और इनके बीच में कोई ऐसा एक एग्रीमेंट हो, इनको रहने का जगह भी मिल जाए और उनको पीने का पानी भी मिल जाए और वो अपने जीवन को एक जो नॉर्मल जीवन की तरह वो जी सके। आप जब इतने अच्छे बिजनेस छोड़कर इस काम में आप पॉलिटिकली इतने एक्टिव, जब आप सुबह जैसे आपने 8 बजे से रात के आपने बताया कि 11 बजे तक जो आपकी रूटीन है, तो घर के वाले लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह का सपोर्ट है? क्या वो कहते हैं कि आप कौन सा ऐसे काम करने लगे अपने काम धंधा छोड़कर, या आप हमेशा इसी चीजों में बिजी रहते हैं, उसकी शादी है आज वहां जाना वहां जाना? निश्चित रूप से समस्याएं घर में आती हैं। हमारी पत्नी है वो बहुत कभी कभी खींच जाती हैं, लेकिन मैं इतना ही डेडिकेटेड हूँ इस काम के प्रति तो लोगों ने सरेंडर कर दिया कि उन्होंने सरेंडर भी कर दिया और हमारे कामों में हाथ बटाने लग गए। अब वो बोलती हैं कि नीरज वो गोकुल नगर है ना, वहाँ पे थोड़ा समस्या है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, आप वहाँ पे टैंकर से पानी पहुँचवाइए। या उनके पास भी पैरवी आने लग गया। तो वो अब हमारे काम में हाथ बटाने लग गई है। तो जब आप डेडिकेटेड होते हैं किसी काम के प्रति तो निश्चित रूप से उस डायरेक्शन में आपको और भी सपोर्ट मिलने लगता है। तो मुझे लगता है कि जब घर से आपको सपोर्ट मिलने लगता है तो निश्चित रूप से आप अपने काम जो आपने सोचा है, जो काम करने का आपकी चाह है, उसमें कहीं ना कहीं हद तक सफलता आपको मिलेगी। और सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं कि एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं कि मुझे लगता है कि झारखंड की 80% जगह को पर्सनल विजिट कर चुके हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो अगर हम लोग कभी कभी संजोग ऐसा बनता है या हम लोग को ऐसा मिलता है अवसर तो उनके साथ जाने का, उनके साथ काफिले में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वो भाषण देते हैं, अरे मैं तो यहाँ पे इस साल में आया था, और नाम भी जानते हैं, वहाँ के लोगों के नाम भी जानते हैं। तो तब लगता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतना मेहनत करते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करके फिर काम पे निकल जाते हैं। आज गिरिडीह है, कल दुमका है, परसों चाईबासा है, 2 दिन बाद पता चलता है पलामू है। तो इस समय इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी अगर हमारे वरिष्ठ नेता लोग इस तरह से काम करते हैं तो निश्चित रूप से उससे प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलती है। और उसी प्रेरणा और उसी सीखने के लालच में हम लोग और अपने आप को इसमें काम में हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री जी करमवीर जी हैं, जिनकी कार्यशैली को देख के निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं कि इतने कुशल संगठनकर्ता हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा है कि
और सब जगह घूमते हैं, एक एक छोटी सी बारीकियों को बताते हैं, आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, फीडबैक बात लेते हैं। अगर वही कोई कार्यकर्ता मिलने वही मैं जाता बोल तब रहा हूँ कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं का भी उनके पास फोन आ जाता है उनका हम्म, कि नीरज ये काम कैसे कर रहे हैं आप, ये अभी आपका स्लो चल रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, एक जो लाभार्थी, काम आप करते हैं उसके बारे में लोग उनको पता होता है, वो उनको पूछते हैं। उनको पता होता है, उनको सब कुछ पता होता है हम्म, कि प्रदेश में कौन कौन क्या काम कर रहा है। हम्म, तो अभी एक लाभार्थी संपर्क योजना चल रहा है, महा लाभार्थी संपर्क एक कार्यक्रम चल रहा है हम लोग की पार्टी की, ठीक है। तो उसके बारे में 3 बार मुझसे रिव्यू ले लिए कि नीरज क्यों ये थोड़ा कोई कम प्रॉब्लम आ रहा है क्या, आप लोग स्लो चल रहे हैं आपकी जिला। तो जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी मैंने बताई, तो अब हम लोग, हमारी डिस्ट्रिक्ट भी स्पीड पकड़ ली है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्टी में वरिष्ठ लोग कितने कुशल संगठन करता है कि एक एक व्यक्ति को एक एक कार्यक्रम पे वो नजर रखते हैं, पूछते हैं, जो समस्या है उसको समझाते हैं। इससे 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 हम लोग को और प्रेरणा मिलती है। मिलता है कि कोई देख रहा है। और मैं एक चीज बताऊं कि केवल प्रेरणा ये नहीं मिलती है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों से हमें उसका बिजनेस में भी इफेक्ट आता है। हम उनकी छोटी छोटी बातों को अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे मॉनिटर किया जाता है। हमने कोई आउटलेट बना दिया, लेकिन उस आउटलेट को कैसे मॉनिटर किया जाता है, उनकी बातों से भी सीख के हम लोग कुछ कुछ बातें चुरा के हम लोग उधर भी लेके जाते हैं। एक तरह से बोले कि खुश नसीब है कि हम लोग ऐसे कार्यकाल, बीजेपी के ऐसे कार्यकाल को देख रहे हैं जहाँ पे कि रामलला की भी घर वापसी हो गई और अपने जीवन में इतनी बड़ी चीज को होते हुए हम लोगों ने देखा। और ऐसे प्रधानमंत्री के भी कार्यकाल को हम लोग देख रहे हैं कि शायद ये जीवन में दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को देखने को ना मिले। अच्छा, लोकसभा चुनाव के समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसलिए कि तो चुनाव को लेकर जो यहाँ खासकर आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली होगी, तो यहाँ को लेकर आप किस तरीके से, चुनाव को लेकर आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? बीजेपी क्या आपको लगता है? आप देखिए, निश्चित रूप से मुझे यहाँ भी जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश की तरफ से और जिले की तरफ से। और मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे वर्तमान सांसद हैं माननीय विद्युत बरन जी, महतो जी, एक ऐसे सरल और सुलभ व्यक्ति हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यकर्ता जमशेदपुर में ये बात बोल दे कि विद्युत बरन जी के पास हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, हम गए मिलने, मिले नहीं, हमारे कामों का समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? जीत के लिए देखिए, अगर हमारी जीत सुनिश्चित है तो हम उस जीत की फासला को भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर पिछली बार हमें 6,67,000 या 6,70,000 वोट मिले थे, इस बार हम लोगों की टारगेट है, जैसा कि हम लोगों को टारगेट मिला कि 10% हमें इंक्रीज करना है वोटों में, तो हम लोग 10 नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग टारगेट लिए कि 15% हम लोग इंक्रीज करेंगे। टोटल वोट कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी को 8 लाख के आसपास मिलना चाहिए। तो आप देख रहे थे नीरज सिंह से बातचीत, और आपको कैसे लगी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हमने ये शुरुआत अभी किया है, अभी तक आपने देखा होगा कि लगातार हम फील्ड में माइक के सहारे लोगों से सवाल पूछते रहते थे और सवालों को तीर से उन्हें छेदते रहते थे। लेकिन हमने कहा कि अब थोड़ा सा लोगों को समझने के लिए अब तक थोड़ा सा फॉर्मल से हटकर इस तरह की बातचीत की जाए जहां पर हम लोगों को जान सके, समझ सके। हालांकि लोकसभा चुनाव चल रहा, लेकिन हमने अभी से ही विधानसभा को टारगेट रखकर तमाम वैसे लोगों से मिल रहे हैं जो अपने क्षेत्र में एक्टिव है, काम कर रहे हैं, जो यूथ लीडरशिप जो है वो अपने अंदर जो है अपनी लीडरशिप की क्षमता दिखा रहे हैं। तमाम वैसे चेहरे से पूरे झारखंड में कोशिश हमारी जारी रहेगी। आज हमने नीरज जी से बात किया, इस कड़ी में बहुत सारे लोगों से आपको देखने और समझने की मिलेगी। आप अपनी कमेंट करके ये राय बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से आप सोशल संवाद अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर जो कमी है उसे कर सके। अपने सहयोगी मनीष पांडे, सोम कुमार संभव, शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज। धन्यवाद।